दोस्तों, इंदौर शहर से एक और हिला देने वाली घटना सामने आई है। दोस्तों, एक लड़की जिसका नाम अर्चना था, उसकी उम्र लगभग में 28 या 29 साल थी। वो अपने माता पिता की एकलौती संतान थी। माता पिता ने उसकी इतनी अच्छी परवरिश की और पढ़ा लिखा कर उसे जज बनाना चाहते थे। दोस्तों, वो लगभग में सारी सीढ़ियां चढ़ चुकी थी, अब वो जज बनने ही वाली थी। तभी एक लड़के से उसकी मुलाकात हो जाती है चलते हुए ट्रेन में। दोस्तों, उस अर्चना तिवारी का जो है कि फ्रेंडशिप हो जाता है एक लड़के के साथ, और धीरे धीरे फ्रेंडशिप जो होती है वो जाहिर सी बात है कि एक जो है कि प्यार में ज़रूर बदला होगा। दोस्तों, उसका फ्रेंडशिप प्यार में बदल जाता है और धीरे धीरे ऐसी घटना का अंजाम दिया जाता है कि अर्चना तिवारी जो है रक्षाबंधन के एक दिन पहले यानी 8 अगस्त सन 2025 को इस देश से, इस जिले से नहीं बल्कि इस देश से गायब हो जाती है। दोस्तों, उसको ढूंढने के लिए 4 जिलों की पुलिस और लगभग में हजारों सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है, क्योंकि ये कोई साधारण लड़की नहीं थी। इसके माता पिता भी कोई साधारण इंसान नहीं थे। ये इतना दबाव डालते हैं प्रशासन पर कि पूरे 4 जिलों की प्रशासन जो है कि हरकत में आती है, लेकिन तब भी अर्चना को ढूंढ पाना मुमकिन नहीं होता है। दोस्तों, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है और एक दिन ऐसा जो है कि सबूत इनके हत्थे चढ़ता है जिससे इसके माता पिता के भी होश उड़ जाते हैं और पुलिस प्रशासन के भी होश उड़ जाते हैं कि क्या कोई भला ऐसी महिला लड़की या कोई ऐसा दोस्त फ्रेंड कर सकता है जो कि इस घिनौनी वारदात का अंजाम दिया, जो कि इंदौर शहर की रहने वाली जो है कि ये छात्रा अर्चना थी। दोस्तों, ये सब कुछ कहानी में कवर करेंगे, उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर कर। दोस्तों, ये कहानी है इंदौर शहर में रहकर पढ़ने वाली एक अर्चना तिवारी, जिसका नाम था, वो महज अभी 28 या 29 साल की थी। वो सिविल जज की तैयारी कर रही थी। इसके माता पिता जो थे वो बिहार के पटना के रहने वाले थे। दोस्तों, वहाँ से जो है जाकर इंदौर में पढ़ती थी, वहीं रहती थी। माता पिता का सपना था कि मैं जो है बेटी को जज समय गुजरता है। जनवरी का वो समय था जब ट्रेन में वो सफ़र कर रही थी, अपने माता पिता के घर आ रही थी। तभी अपने जो है कि बर्थ पे बैठी हुई थी। सामने बर्थ पर एक सुमित नाम का लड़का बैठा होता है। वो खाने पीने की चीज़ निकालती है और खाने का प्रयास करती है, तो वो लड़का जो होता है उसे एकटक निहारे ही जा रहा था, क्योंकि अर्चना तिवारी जो थी वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी हैंडसम थी कि क्यों ना कोई लड़का देखे तो उसे देखता ही रह जाए। लड़का भी कोई हल्के में नहीं था, वो भी बहुत हैंडसम था, देखने में अच्छा था। लेकिन अब वो अर्चना तिवारी हल्के से नज़र से 1, 2 बार, 3 बार देखती है तो वो लड़का एकटक इसी ही देखे जा रहा था। तो अर्चना तिवारी जो होती है लड़की, वो कहती है कि अगर तुम खाना चाहो तो खा सकते हो, इतना जो है कि घूर के क्यों निहार रहे हो। वो कहता नहीं, ऐसी कोई मनसा नहीं है, मैं तो यूं ही देख रहा था। लेकिन धीरे धीरे बात बढ़ती है, क्योंकि जो था लोअर बर्थ का दोनों का सीट था, तो आपस में जो है कि फ्रेंडशिप हो जाती है और लोग शेयर करके अपना भोजन वगैरह या खाने की चीज़ें खाते रहते हैं। और वो उसके जीवन के बारे में पूछती है और लड़का जो होता है वो लड़की के जीवन के बारे में पूछता है। तो वो बताती है कि मेरे परिवार वाले मुझे जो है कि अच्छे से पढ़ाएं और मैं जज बनना चाहती हूँ, यही मेरा सपना है और यही मेरी ज़िंदगी है। मैं एक जज बनकर लोगों की सेवा और न्याय करना चाहती हूँ। उसे भी बहुत खुशी होती है सुमित को, और जो होता है कि दोनों का नंबर शेयर हो जाता है और वो अपने गांव जाता है और ये जो अर्चना तिवारी थी वो अपने गांव, अपने माता पिता के घर होम डिस्ट्रिक्ट पहुंचती है। घूम टहल के फिर जो है कि कुछ दिन छुट्टियां गुजारती है, उसके बाद फिर इंदौर जाके रहने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरता है, दोनों की फ्रेंडशिप बनी गई थी। मोबाइल पर बात होती है, व्हाट्सएप चैटिंग वगैरह होती है। इधर जो सुमित के घर वाले थे वो समझते हैं कि ये कोई लड़की से बात कर रहा है, उसे मोहब्बत कर रहा है, उसी से ये अपना विवाह या शादी रचाएगा। इधर जो सुमित था वो भी बता चुका था, लड़की जो है वो जज की तैयारी कर रही है, जज बनने वाली है। तो माता पिता रोकते भी नहीं थे, चलो कोई बात नहीं, लड़की पढ़ी लिखी है, बात कर ले बेटा। लेकिन इधर जो लड़का था उससे बातें करते करते 1 ही महीने में वो लड़की जो है उसका नंबर ब्लॉक कर देती है और बात करना बंद कर देती है।
समय गुजर रहा था, लड़की अपनी तैयारी में जुटी थी। अब कुछ सीढ़ियां चढ़नी बाकी रह गई थी, जो कि कुछ ही दिनों में वो जज बन जाती। तभी रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, 9 अगस्त सन 2025। उससे पहले एक दिन वो ट्रेन पकड़ती है और ट्रेन पकड़ के घर जाने के लिए अपनी तैयारी में जुटती है। वो ट्रेन को आके पकड़ लेती है अपने बर्थ पे, जो विंडो साइड होती है, लोअर विंडो साइड, उसी पर बैठ जाती है जो उसकी टिकट बुकिंग थी। और घर पर भी वो अपना टिकट अपने भाई के पास भेज चुकी थी। रक्षाबंधन के पर्व पर वो घर जा रही थी और माँ से बोलती है कि देखो मैं माँ खाना खा चुकी हूँ लगभग 9 बजे के आसपास, और मुझे डिस्टर्ब ना करना, मैं सोने जा रही हूँ और सुबह फिर भाई को भेज देना स्टेशन पर मुझे लेने के लिए। दोस्तों फिर क्या होता है कि वो ट्रेन से सफ़र तो कर रही थी, लेकिन सुबह होते होते उस ट्रेन से वो गायब हो जाती है। उसका सामान वहीं पड़ा रहता है। दोस्तों जैसे ही जो है कि ट्रेन वहाँ पहुँचती है, जिस बर्थ में बताया गया था, भाई उस बर्थ में जाकर देखता है तो वहाँ पर उसके सामान पड़े थे, उसके बैग वगैरह पड़े थे, लेकिन लड़की नहीं थी। वो घबरा जाता है, उसके माथे से पसीना छूटने लगता है। वो अब करे क्या? उसका सामान उठाता है, लोगों से पूछता है कि आपने क्या लड़की को देखा? कहते हैं हाँ देखा, यहाँ देखा, वहाँ। किसी को कुछ क्लियर नहीं हो रहा था कि आखिर वो लड़की कहाँ तक आई थी। दोस्तों सामान मिल चुका था, सामान लेकर वो पुलिस, आरपीएफ पुलिस के पास जाता है, रेलवे पुलिस के पास, और वहाँ पर कंप्लेन दर्ज कराता है कि ये लड़की यहाँ से सफ़र कर रही थी और यहाँ तक ही आई है, और उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कर दिया जाता है। उसका कॉल भी नहीं लग रहा था, मोबाइल भी स्विच ऑफ जा रहा था। लोग घर पर सोच सोच के घबरा रहे थे, माथे से पसीना छूट रहा था कि एक जवान लड़की आखिर में एक ट्रेन से अगवा हो जाए तो आप सोच सकते हैं उसके साथ क्या होगा, उसके साथ कौन शादी करेगा, उसको गाँव के लोग कितना बच्चलन कहेंगे, कितना कुछ गलत निगाहों से देखेंगे, क्या क्या ना कुछ कहेंगे। दोस्तों लेकिन होता क्या है, जो भगवान की मर्जी होगी होगा तो वही। दोस्तों लड़की गायब हो चुकी थी। अब क्या होता है, उसके जो पिता होते हैं वो रिटायर कर्नल थे, आर्मी के एक जवान थे, जो कि उनके पास पेंशन तो आ ही रही थी, लेकिन उनका रुतबा बहुत था, उनकी पकड़ बहुत थी प्रशासन में। तो क्या होता है कि वो फिर पुलिस प्रशासन में इतना दबाव डालते हैं कि लगभग में 3 या 4 जिले की पुलिस ढूंढने के लिए लग जाती है, तहकीकात में लग जाती है कि आखिर लड़की कहाँ गई। रेलवे विभाग को भी दबाव डाला जाता है, सारे स्टेशनों की सीसीटीवी फुटेज को भी निकाला जाता है, लगभग हजारों सीसी फुटेज निकाला जाता है। 10 दिन की ये प्रक्रिया चलती रहती है, लगभग 10 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन अर्चना तिवारी का कोई भी पता नहीं लगता। फ़ोन कॉल्स निकाले जाते हैं, तो उस फ़ोन कॉल्स के दौरान इनके घर पर ही बात हुई थी, लेकिन कहीं इधर उधर बात भी नहीं हुई थी। लोग सोच सोच के परेशान थे। 1 महीने आसपास डिटेल निकाला जाता है, मोबाइल ट्रेस करके, तब भी कोई सूचना नहीं निकलती है। अब लोग तो परेशान थे कि आखिर अर्चना तिवारी ने किसी से बात नहीं किया, किसी के कांटेक्ट में भी नहीं थी, तो आखिर गायब कैसे हुई। समय गुजर रहा था, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी। उसके बाद एक दिन सर्विलांस विभाग को लगता है कि क्यों ना हम 6 महीने साल भर अतीत में चल के देखें, क्या पता इसका किसी के साथ लफड़ा हुआ हो या किसी के साथ मित्रता हुई हो। तो जाके जब देखता है जनवरी के आसपास 7-8 महीने बैक रिकॉर्ड, तो एक सुमित नाम के लड़के से बात हुई थी। इससे लगभग महीनों बात हुई थी, उसके बाद नंबर ब्लॉक कर दिया गया था। उससे बात इससे एक भी दिन नहीं हुई और जो प्रक्रिया थी वहीं पर स्टॉप हो गया था। दोस्तों पुलिस जो होती है सुमित को जा दबोचती है। जो उसका एड्रेस था लगभग में इटारसी के आसपास का वो रहने वाला था। दोस्तों उसको जाके पुलिस पकड़ती है, तो उसके घर द्वारा बताया जाता है कि बेटा तो घर पे नहीं है, लेकिन वो ज़रूर एक लड़की से बात किया करता था जिससे वो मोहब्बत करता था। वो शायद इंदौर में रह के जज की पढ़ाई की करती थी। जो माता पिता को पता था वो बताते हैं। उसके बाद उसकी एक मेडिकल शॉप की दुकान थी, जहाँ पर वो अपने मेडिकल शॉप पे था। वहाँ जाकर जब पुलिस पकड़ती है तो सोचती है कि ये तो यहाँ पर उस पर दबाव डालती है कि तूने आखिर अर्चना तिवारी को कहाँ छुपा के रखा है, आखिर उसके साथ क्या किया, तूने क्यों अपहरण किया। एक साथ 50 सवाल उससे पूछे जाते हैं, लेकिन वो जो सुमित होता है वो कुछ बताने पर मजबूर था, वो कुछ बता ही नहीं पा रहा था। दोस्तों जब उस पर दबाव डाला जाता है तो फिर वो बताता है कि अर्चना तिवारी जो है इस समय नेपाल के जो है कि काठमांडू ज़िले में है। दोस्तों ये सुनकर पुलिस के होश उड़ जाते हैं कि आखिर तुमने उसको कैसे भेज दिया है, तू यहाँ पर है, वो कैसे गया। तो पता चलता है उसका एक दोस्त है जिसका नाम मोंटी है, जो कि एक जो है कि ड्राइवर है। उसके पास एक गाड़ी है टैक्सी, जिसको कि एक दूसरे जगह पर टूर पे वो ले जाता है। और उसी के हिसाब से मैंने इटारसी स्टेशन पर, जहाँ पर ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज नहीं है, वहाँ पर अर्चना तिवारी को उतरवा के और फिर उसी में बैठकर
वो विभिन्न जिलों से गुजरती हुई शाहजहांपुर हरदोई होते हुए लखीमपुर खीरी के रास्ते फिर वो काठमांडू चली जाती है। काठमांडू जाकर जो है कि इस समय रह रही है। दोस्तों पुलिस के दबाव के बाद फिर उसको, सुमित को दबाव डाला जाता है कि उसे कह दो कि फिर से वो इंडिया में आए। दोस्तों वो बहला फुसला कर उस जो है कि अर्चना तिवारी को इंडिया में बुलाने का प्रयास करता है और कहता है कि ठीक है और थोड़ा टहला जाए, लखीमपुर खीरी में एक दुधवा नेशनल पार्क है जहाँ पर इंजॉय किया जाएगा। दोस्तों फिर वो लड़की जो होती है वहाँ काठमांडू से चल कर दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर आती है। लखीमपुर में जैसे आती है पुलिस प्रशासन द्वारा छापा मार के उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और लेकर फिर थाने पहुँचती है पुलिस। उसके बाद 4 जिलों की पुलिस परेशान थी, उधर उसके होम डिस्ट्रिक्ट की, इधर जो थी लखीमपुर खीरी की, सारी पुलिस जो होती है वो पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारा जब अपहरण नहीं हुआ, जब इसने तुम्हें अपहरण करके तुम्हें ब्लैकमेल नहीं किया तो तुम क्यों काठमांडू गई, भाई क्या ऐसा मनसा था। तो लड़की बताती है कि मैं अपने आप का पहचान छुपाना चाहती थी, मैं इस देश से हरदम के लिए विदा होना चाहती थी ताकि मुझे परिवार को लगे कि वो कहीं मर गई या कहीं जो है किसी ने किडनैप करके उसका आत्महत्या कर दिया। लेकिन पुलिस के हत्थे अब चढ़ चुकी थी। लेकिन पुलिस पूछती है कि आखिर क्या मजबूरी थी भाई जो तुम ऐसा करना चाहिए। तो बताती है कि मेरे माता पिता, मैं जज न बन सकी तो मेरा एक लड़के के साथ विवाह तय कर रहे थे। मैं विवाह नहीं करना चाहती थी, किसी के बंधन में बंध के नहीं अभी जीना चाहती थी जब तक कि मैं सक्सेस ना हो जाऊं। माता पिता कह रहे थे बेटा तुम सक्सेस बाद में भी हो जाना, लेकिन अपनी गृहस्थी बसा लो, तुम्हारी उम्र लगभग 30 साल के आसपास हो गई है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए मुझे मजबूरन ये देश छोड़ के दूसरे देश जाकर छुपना पड़ा ताकि मेरी पहचान जब छुप जाएगी तो फिर उसके बाद इंडिया आकर मैं जी लूँगी। लेकिन करूँ भी तो क्या करूँ। बहुत सारे धारा नियम कानून दोनों के खिलाफ दर्ज करने की पुलिस कोशिश करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जज की तैयारी कर रही थी, उसे रूल नियम और रेगुलेशन सब कुछ पता था। इधर सुमित भी बालिग था, इधर जो थी कि अर्चना तिवारी भी बालिग थी जिसके खिलाफ कोई केस नहीं डाला जा सकता था, क्योंकि अर्चना तिवारी अपने स्टेटमेंट में देती है कि इसने कोई भी छेड़खानी, कोई भी मेरे साथ यौन संबंध या किसी तरीके का दबाव नहीं डाला और ना ही बहला फुसला कर मुझे ले गया इसके खिलाफ, और मैं अपनी स्वेच्छा अपने मर्जी से गई। उसके बाद पुलिस में कोई केस भी नहीं होती है, मजबूरन में दोनों को रिहा करना पड़ता है दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस 4 जिले की परेशान थी, इतना सारा कुछ पैसा खर्च हुआ, सारे CCTV खंगाले गए और परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन वो किस लिए? अर्चना तिवारी केवल विवाह नहीं करना चाहती थी, अपने जीवन को जीना चाहती थी अपने तरीके से, वो एक जज बनकर दिखाना चाहती थी। दोस्तों हौसला बुलंद हो तो कारनामे कोई भी कर सकता है। दोस्तों कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। दोस्तों ऐसी घटनाएं किसी के भी साथ हो सकती हैं, लेकिन ऐसा घटनाएं ना करें जिससे कि पुलिस प्रशासन या किसी को दिक्कत या परेशानी हो, माता पिता को भी परेशानी हो। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।